बसखारी ब्लॉक के डवाकरा हाल में ग्राम प्रधानों की होने वाली बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह बैठक कल मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होनी थी, लेकिन आगामी 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। बैठक स्थगित हो जाने के कारण ग्राम विकास से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा तो नहीं हो सकती, मगर ग्राम प्रधानों को प्रधान संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब में प्रधान संघ के संरक्षक रुद्र प्रताप उपाध्याय ने टीवी 12 न्यूज के संवाददाता मोहम्मद अनीस से बातचीत में बताया कि प्रधान संघ को मजबूत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकारी कभी कभी विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्रधान संघ की मीटिंग चल रही है, तो ग्राम प्रधान तो स्वयं ही अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है, तो आखिर ग्राम प्रधानों को संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जितने भी पूरे भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश की नहीं, गांव पंचायत की नहीं, पूरे देश में जितने भी संगठन हैं, जब तक उनका संगठन मजबूत नहीं होगा, जितने भी, चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी हो, तो उनको संघ की आवश्यकता मजबूती के लिए। संघ किस तरीके की मजबूती चाहते हैं आप? उनको गांव के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मजबूती के साथ लाने के लिए, अपनी गांव पंचायत के विकास के लिए। आपकी किसी भी ग्राम प्रधान की जो भी लोग होते हैं, अगर वो अपने विकास की जो भी शासन की तरफ से योजनाएं आई हैं, उनको अगर वो अपने ग्राम सभा में लागू करना चाहता है, हाँ, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई अवरोध तो नहीं बनता है। बनता है। अगर गांव पंचायत में प्रधान कोई योजना लाना चाहता है, नई योजना लाना चाहता है, पुरानी योजना लाना चाहता है, तो तमाम स्थान ऐसे होते हैं, तमाम चैनल ऐसे होते हैं जहां गतिरोध पैदा करते हैं लोग। इसलिए उनको सहयोग की आवश्यकता होती है कि उसको परसू करने के लिए, जिससे वह योजना उनके गाँव में लागू हो सके। नहीं, ग्राम प्रधान कोई योजना स्वयं से नहीं लाता है, बल्कि शासन से जो योजनाएं आती है उसको संचालित कराता है। ग्राम प्रधान योजना लाता है, आप जो ये बता रहे हैं कि नहीं लाता है, उसमें यह है कि योजनाएं, मान लीजिए कोई भी योजना है, वो सारी योजनाएं जितनी हैं वो हर गांव पंचायत में लागू नहीं। सपोज कीजिए, जैसे कोई सरकार जब होती है तो गांव चयनित होते हैं, विशेष योजनाओं में गांव चयनित जब होते हैं, तो जब प्रधान का संगठन, प्रधान जागरूक होता है, उन योजनाओं में अपने गांव को चयनित करा देता है। जैसे मान लीजिए बसपा की सरकार होती है, तो उस समय वो बसपा की सरकार में योजना चयनित कराता है, अम्बेडकर गांव घोषित कराएगा। जब सपा की सरकार होती है तो उसका नाम बदल करके लोहिया गांव भी चयनित होता है। ठीक इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चयनित होता है। तो जैसे इस सरकार में, प्रेजेंट टाइम की सरकार में, विकास कभी जातीय आधार पर नहीं हो सकता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जाति आधार पर विकास नहीं हो सकता, लेकिन जाति आधार पर काम होता है। अब पूछिए कैसे? जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके गांव पंचायत में आवास आना है, उसमें सरकार ने रेशियो निर्धारित किया है 60 और 40 का। 60% जाति आधार पर अनुसूचित जाति को आवास दिया जाता है और 40% में अन्य जनरल को दिया जाता है। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। ये जिस समय संविधान लागू हो रहा था, उसी समय SC ST एक्ट ये लागू कर दिया गया था, उसके तहत उनको लाभ दिया जा रहा है, ना कि व्यक्तिगत किसी उससे प्रेरित होकर। इसीलिए वो जाति आधार पर, जो आपने बताया, जाति आधार पर उसने निर्धारित कर दिया गया 60 और 40 का रेशियो। उस आधार पर उनको किया जाता है। जैसे 60-40 का, चाहे अपनी गांव में आप पट्टा देंगे, चाहे अपनी गांव में आवास देंगे, उसमें निर्धारित 60% उनको देंगे, 40% में अन्य लोगों को देंगे। तो वो इस आधार पर होता है। वो 40% में अन्य लोग कौन कौन होते हैं? 40% में अनुसूचित जातियों को छोड़ करके जितनी भी जातियाँ हैं, वो सारी की सारी जातियाँ सामान्य मानी जाती हैं। अनुसूचित को निकालने के बाद आवास में उनको, अनुसूचित को निकालने के बाद जो शेष बचते हैं वो सब सामान्य माने जाते हैं। नहीं, आवास के अलावा भी और तमाम योजना भी उनको जातीय आधार पर कैसे आप लागू करेंगे? फिर आप देखिए, इसमें तो जो आवास की आप बात कर रहे हैं, आवास में जो योजनाएं आती हैं, जो लोग वहाँ से लिस्टेड होते हैं, अब तो ये दिल्ली से होने लगा है, तो जिनका नाम सूची में जाता है, टारगेट बना करके उनको भेजा जाता है। लेकिन उसमें कुछ माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, कुछ OBC के लोग भी रहते हैं, कुछ जनरल के लोग भी रहते हैं। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं और जो विकास होते हैं, आवास की बात नहीं है, तमाम तरीके के विकास होते हैं गांव में। जो और विकास जो होते हैं, जो नाली और चक्रोड बनते हैं, उन नाली चक्रोड में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, किंतु उसमें भी है कि जैसे मान लीजिए आप इंडिया मार्का 2D हैंड पंप लगवाते हैं,
तो सर्वप्रथम राज्य वित्त और 14वां वित्त का काम अनुसूचित बस्ती में ऊपर का निर्देश होता है, सर्वप्रथम वहाँ किया जाता है। उसमें भी अब तो गांव में भी वाटर सप्लाई देने की योजना चल रही है, अब उसकी बात क्यों कर रहे हैं आप? जो वाटर सप्लाई की योजना है वो सारे के सारे लोगों पूरी बस्ती की योजना है। जैसे सड़क बनना पूरी बस्ती के लिए बनना है, लेकिन इतने के बाद नहीं, जो आप प्रधान संघ की मजबूती की आप बात कर रहे हैं, तो वो मजबूती आप कैसे लेना चाहते हैं? किस टाइप की मजबूती? क्या आप लोगों के सामने भी अधिकारी के स्तर से या शासन के स्तर से कोई परेशानी आती है? अधिकारी स्तर से और शासन स्तर से प्रधानों के सामने समस्याएं कभी ये पैदा होती हैं कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं योजनाओं में उनको, मान लीजिए हम अपने गांव के विकास के लिए सड़क का प्रस्ताव कर रहे हैं, सड़क का प्रस्ताव दे रहे हैं, हम आवास की सूची बना रहे हैं, हम तमाम योजनाओं को लागू अपने यहाँ जो कराना चाहते हैं, अधिकारी उसमें बीच में कभी कभी रोड़ा बनते हैं कुछ लेन देन के नाते। इसलिए जब प्रधान संघ मजबूत रहता है तो कोई लेन देन नहीं कर पाता है और निष्पक्ष रूप से हमारे यहाँ योजना लागू होती है। इसलिए प्रधान संघ की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत इसलिए होती है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत ही। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं रुद्र प्रसाद उपाध्याय, मैं प्रधान संघ का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा और इस समय प्रधान संघ के संरक्षक के हैसियत से आज आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद जी। बताइए। मैं विजय मणि यादव, अखिल भारतीय प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष बसपारी अम्बेडकर नगर। आज डवाकरा हाल बसपारी ब्लॉक में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी जो अपने संगठन और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना था। आचार संहिता लागू होने के कारण संगठन की मीटिंग को स्थगित किया जाता है और विचार विमर्श संगठन की जो बाद में होगी, आचार संहिता खत्म होने के बाद पुनः मीटिंग बुलाई जाएगी।